हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो विज्ञान है, साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है, धातु एवं अधातु के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में छोटे बड़े हर प्रकार के जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं, इस वन शॉट वीडियो में मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहाँ से जरूर आएगा, इसका मैं दावा कर रहा हूँ, गारंटी के साथ बोलता हूँ। ठीक है, तो बिना किसी तरीके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों बिना किसी तरीके पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले लघु उत्तरीय प्रश्न है, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोले, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर व्याख्या कीजिए क्यों कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त क्यों नहीं करता। ठीक है, वैसे आप जानते हो कि कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है, लेकिन कॉपर एक ऐसी धातु है जो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। क्यों, ये आपको बताना है। देखो 2017, 18, 20 से पूछा गया है, पिछले कुछ सालों से नहीं आया, तो इस साल एग्जाम में आ सकता है। तो देखो आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि धातु की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है कौन, कॉपर। वे अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाती है। देखो हम जानते हैं कि जो धातु सक्रियता श्रेणी में ना हाइड्रोजन से ऊपर होती है, सिर्फ वही अम्लों से हाइड्रोजन को अलग कर पाती है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, भाई वो कमजोर है हाइड्रोजन की तुलना में सक्रियता श्रेणी के हिसाब से, तो कमजोर वाला ताकतवर को नहीं घटा सकता ना। अतः कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में से घुलकर हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो उससे सक्रियता श्रेणी में नीचे है, कमजोर है इसी वजह से, और कमजोर ताकतवर को हटा नहीं सकता। ये बेसिक नियम है। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे जिंक धातु के सल्फाइड अयस्कीय धातु निष्कर्षण द्वारा रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। ठीक है, ये जो रासायनिक समीकरण है बच्चों, ये आपको लिख के याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, इनको लिख के आपको याद करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है सांद्रित जिंक ब्लेंड अयस्क को, सांद्रित जिंक ब्लेंड अयस्क क्या होता है, ये ZnS 927 डिग्री सेल्सियस पर वायु की उपस्थिति में परावर्तनी भट्टी में भर्जन करते हैं। इस अभिक्रिया में जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, पहले जिंक ऑक्साइड बनेगा, फिर जिंक सल्फेट बनेगा, और लास्ट में फिर जिंक ऑक्साइड बनेगा। देखो ZnS लिया, उसमें ऑक्सीजन मिलाएंगे वायु की उपस्थिति में 970 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, आपको ये मिलेगा ZnO प्लस SO2। फिर हम क्या करेंगे, ZnS लेंगे दोबारा, उसमें फिर से ऑक्सीजन मिलाएंगे, थोड़ा गर्म करेंगे, आपको जिंक सल्फेट मिलेगा। जिंक सल्फेट लेंगे, उसको गर्म करेंगे, फिर आपको ZnO मिल जाएगा, SO2 गैस मिल जाएगा, और ऑक्सीजन गैस होगा वो हवा में उड़ जाएगी। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है, ये आपको एग्जाम में लिखने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर की छड़ को AgNO3 विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाना है, नीला क्यों हो जाता है। कॉपर, देखो जो कॉपर है ना, ये कॉपर, ये रिएक्शन याद रखो, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। ठीक है, ये जो कॉपर है और ये जो AgNO3 है, ये AgNO3 के विलयन में हम कॉपर डालते हैं। देखो ये हमारा विलयन है बच्चों, इस विलयन में ना ये कॉपर AgNO3 है, इस पर जैसे हम कॉपर डालेंगे, कॉपर क्या करेगा, कॉपर जो है ना Ag से सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, ऊपर है, तो ये क्या करेगा, कॉपर आएगा, Ag को हटा देगा और उसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, Cu ये बन जाएगा और Ag अलग हो जाएगा, इसीलिए उसका कलर चेंज हो जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है, अतः AgNO3 से निम्नलिखित अभिक्रिया करता है, यह अभिक्रिया लिखना है। और इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन विद्यमान होने से, हमारे पास क्यूप्रिक आयन विद्यमान होता है, इसी कारण इसका जो रंग होता है ना वो नीला हो जाता है, क्योंकि कॉपर उसको उसके विलयन से हटा देता है Ag को, इसीलिए उसका विलयन का रंग बदल जाता है, नीला हो जाता है। ये रिएक्शन जरूर लिखनी है आपको। ठीक है, लगातार 3 साल पूछा गया है, कुछ सालों से नहीं आया, तो इस साल एग्जाम में आ सकता है। देखो बच्चों सीधा सा सिंपल हिसाब है, जो प्रश्न 2023 में नहीं आए हैं, ठीक है, और जो पहले आते थे 2022 में भी नहीं आए, 23 में भी नहीं आए, तो उन प्रश्नों को आपको ज्यादा अटेंशन देना है,
वो प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 2-3 साल से नहीं आए, तो इस साल आने के चांसेस सबसे हाई है उनके। सिंपल सी टेक्निक है, ये हर विषय के लिए मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं, विज्ञान के लिए, गणित के लिए, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के लिए, हिंदी इंग्लिश सभी विषय के लिए ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेना। कह रहे हैं अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अयस्क व खनिज में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। देखो 2023 में नहीं आया और ये हर साल पूछा जाता है, तो इस साल एग्जाम में जरूर आएगा, ये जरूर आएगा। तो देखो खनिज और अयस्क क्या होते हैं। तो प्रकृति की खुली अवस्था में जो भी मिलता है वो हमारा खनिज है। प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, कोयला, ये सब हमारे क्या है, खनिज है, अंग्रेजी में बोलते हैं मिनरल्स हैं। ठीक, अयस्क क्या होता है, जिन खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, उस खनिज को, उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक है, उदाहरण एल्यूमिनियम, बॉक्साइट। खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है, सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये पूरा आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इधर खनिज रखा, इधर अयस्क रखा, इधर खनिज की परिभाषा रखी, इधर अयस्क की परिभाषा रखी, इधर एक उदाहरण दे दिया, इधर एक उदाहरण दिया, ये वाला लिख दिया। सभी खनिज अयस्क होते हैं और सभी खनिज अयस्क नहीं होते। 3 अंतर है, बन जाएंगे, ऐसे भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, निस्तापन क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। लगातार पूछा जाता है, हर साल आता है एग्जाम में। निस्तापन, जारण, भर्जन और प्रगलन, ये हर साल एग्जाम में आते हैं। तो निस्तापन क्या होता है, देखो भाई, सांद्रित अयस्क को, जो भी अयस्क होता है उसके गलनांक के नीचे, उसके गलनांक के नीचे ताप पर वायु की अनुपस्थिति, वायु नहीं होना चाहिए या फिर होगा तो बहुत ही कम होगा, या कम मात्रा में गर्म करके उसमें से नमी, उस अयस्क में जो भी नमी है, जो हाइड्रेशन है, जल है, या कोई भी वाष्पशील पदार्थों को बाहर करने की जो प्रक्रिया होती है, बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम निस्तापन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। यहां तक पूरी परिभाषा हो गई। उसके बाद नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना, इस प्रक्रम में अयस्क को बिल्कुल भी पिघलने नहीं दिया जाता है। जब ये अभिक्रिया होगी ना, जो अयस्क होगा उसको हम पिघलने नहीं देते बिल्कुल भी। धातु कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड को गर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निष्कासित करके धातुई ऑक्साइडों को प्राप्त करना भी निस्तापन ही कहलाता है। ये भी दूसरा तरीका है। ठीक है, तो ये लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद निस्तापन के फलस्वरूप अयस्क शुद्ध, शुष्क, छिद्रमय हो जाता है। उदाहरण के तौर पर ये उदाहरण जरूर देना आपको। जैसे हमने ले लिया बॉक्साइट, बॉक्साइट का सूत्र भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, क्या होता है, Al2O3 2H2O। अयस्क का निस्तापन करने पर उसमें उपस्थित हाइड्रोजन जल वाष्पित होकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगर हम बॉक्साइट का अयस्क का निस्तापन करेंगे ना, तो उसमें उपस्थित जो भी हाइड्रोजन है, जल है, वो बाहर निकल जाता है। तो ये लिखना है, ये एग्जाम्पल जरूर देना है। 2 नंबर में आएगा तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने बोला ना, देखो आप खुद देखो, देख रहे हो कितने साल पूछा रहा है, हर साल आता है। भर्जन और निस्तापन हर साल आता है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, भर्जन क्या है, यह क्रिया किन सांद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है। ठीक है, तो अगर निस्तापन पता है, भर्जन पता है, तो अंतर भी आप लिख सकते हो आराम से। तो सबसे पहले देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, सांद्रित अयस्क को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे, ये देखो गलनांक के नीचे मतलब बिना पिघलाए, वायु की नियंत्रित मात्रा में, वहां पर वायु की कोई मात्रा उपस्थित नहीं थी, भी तो बहुत कम थी, यहां पर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को हम भर्जन कहते हैं। यह परिभाषा हो गई। यह क्रिया मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। किसके लिए प्रयुक्त की जाती है, सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, अंतर क्या है, भर्जन तथा निस्तापन में केवल इतना ही अंतर है कि भर्जन निस्तापन की अपेक्षा कुछ अधिक ताप तथा वायु की नियंत्रित मात्रा में उपस्थिति में पूर्ण होता है। यही तो अंतर है, ज्यादा ताप होता है और वहां पर वायु की मात्रा कम थी, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बस इतना सा डिफरेंस है। कॉपर पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल
तथा सांद्र HNO3 की अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। सिर्फ समीकरण लिखने के लिए एग्जाम में प्रश्न जरूर आते हैं। तो देखो, जब हमारा कॉपर, ये हमारा कॉपर है Cu, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट बनाएगा, ठीक है, SO2 गैस बनाएगा और थोड़ा सा पानी बनाएगा। ये रिएक्शन याद लिख लिख के याद करनी है। आप मुंह से 10 बार बोलो या 50 बार बोलोगे भूल जाओगे, लेकिन मुंह से 2 बार बोलो, कॉपी में 10 बार लिखो, ऑटोमेटिकली याद रहेगा। जब आप पेपर में प्रश्न आएगा ना तो आपका पेन ऑटोमेटिकली चलेगा, ये हैबिट हो जाती है। अगला, जब कॉपर HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो ये कॉपर है, ये हमारा HNO3 है, तो ये बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। ये हमारा क्या है, कॉपर नाइट्रेट, और थोड़ा सा पानी बनाएगा। तो ये रिएक्शन लिख के याद करनी है। तो जब भी हमारा कॉपर HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है कॉपर नाइट्रेट और क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और थोड़ा सा पानी। अगला क्वेश्चन है, हमसे क्या बोला जा रहा है, एक उदाहरण देते हुए संचारण की व्याख्या कीजिए, संचारण से सुरक्षा के उपायों को लिखिए। देख रहे हो, पूछा गया, लगातार पिछले साल पूछा गया था। संचारण सिंपल सा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 में भी आप पढ़ के आए हो। संचारण क्या होता है, देखो, जब कोई धातु नमी के संपर्क में, आर्द्रता के संपर्क में या खुली अवस्था में रख देते हैं तो उस धातु का जो स्थायीपन है, कठोरता है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और यही संचारण होता है। नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण, संचारण क्या है, क्षरण मतलब खराब होना। यह एक ऑक्सीकारक प्रक्रम है, मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन के साथ संयोग होना। संचारण अभिक्रिया क्या है, एक ऑक्सीकरण प्रक्रम है। जैसे लोहे पर जंग लगना इसका उदाहरण है, चांदी पर बदरंग हो जाना, तांबे कांसे पर हरी रंग का परत चढ़ जाना, ये सब संचारण के उदाहरण है। कैसे बचा सकते हैं, लोहे की वस्तुओं को पेंट लगा दो, बाकी वस्तुओं को तेल लगा दो या फिर ग्रीस लगा दो, यस्दे लेपन करो, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ा दो, एनोडीकरण करो, ठीक है, जैसे मिश्र धातु बना दो। इन सभी क्रियाओं को हम कर कर संचारण से बचा सकते हैं। तो ये बचाने के उपयोग तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी दीजिए। यस्दे लेपन क्या होता है, क्या होता है जब सोडियम ठंडे जल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे यस्दे लेपन। यस्दे लेपन क्या होता है, इस्पात और लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की, किसकी, जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। इसी विधि को यस्दे लेपन कहते हैं, ठीक है। जस्ते की परत नष्ट हो जाने पर भी यस्दे लेपन वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है, ठीक है, ये इसका बड़ा फायदा है। अगला क्वेश्चन क्या बोले कि सोडियम ठंडे जल से अभिक्रिया करती है, ये बताओ। ये हमारा सोडियम है और ये हमारा ठंडा पानी है, फ्रिज में रखा हुआ पानी है। अभिक्रिया कर क्या बनाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, थोड़ा सा हाइड्रोजन गैस बनाएगी, थोड़ा सा ऊर्जा निकलेगा, हीट निकलेगी उसमें से, ठीक है। सोडियम धातु इतनी तेजी से पानी से अभिक्रिया करती है कि उत्पन्न हाइड्रोजन आग पकड़ लेती है। अगर ठंडे पानी में तो सोडियम मिला दोगे ना, बहुत तेजी से रिएक्शन होकर आग पकड़ लेती है, ठीक है, ऊर्जा निकलती है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे सिरे बार मरकरी प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। कि सिरे बार मरकरी तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो, मरकरी बोलो तो Hg। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सिने बार है HgS है, उसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिल जाएगा, HgO, ठीक है। सिने बार मरकरी का एक अयस्क होता है। ये जो सिने बार HgS है ना, ये क्या है, मरकरी का एक अयस्क है। गर्म करने पर ये पहले ये मरकरी ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, मरकरी ऑक्साइड उठा के रखेंगे यहाँ पर और उसमें फिर हम डालेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड डालने से हमें क्या मिलता है, मरकरी मिल जाता है और ऑक्सीजन गैस हवा में उड़ जाती है। तो ये तरीका है, इसको लिख लिख के याद करना है, ठीक है। केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होते हैं बच्चों, उसको लिख लिख के ही याद किया जाता है। और आप बोलोगे कि सर ये कैसे, क्यों, कोई जवाब नहीं है, इसको याद ही करना होता है। कॉपर ग्लांस अयस्क से किस प्रकार तांबा विगलित किया जाता है। देखो 2020 में पूछा गया, 19 में पूछा गया। तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा कॉपर सल्फाइड है, कॉपर ग्लांस को हम C2S का सूत्र होता है, इस पर हम क्या मिलाएंगे, थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलाएंगे और इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, Cu2O बन जाएगा और SO2O बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, Cu2O को लेंगे और उसमें Cu2S फिर से मिला देंगे, तो हमारा कार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा।
कॉपर ग्लास अयस्क से किस प्रकार तांबा विगलित होता है? तो ये तरीका है, ठीक है। कॉपर ग्लास को वायु में गर्म करते हैं, वायु मतलब O2, तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है तथा ऑक्सीकृत उत्पाद शेष कॉपर ग्लास से क्रिया करके कॉपर धातु देते हैं। क्या देते हैं? कॉपर धातु देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघातवर्धिता तन्यता को समझाते हुए लिखिए कि किस प्रकार तत्वों का यह गुण है। आघातवर्धन क्या होता है? कोई धातु है, उस पर हम जोर जोर से पीट रहे हैं और वो टूट नहीं रहा है, वो चादर की तरह फैल जा रहा है, तो ये गुण क्या कहलाता है? आघातवर्धन कहलाता है। और तन्यता क्या कहलाती है? कोई वस्तु है, और कोई वस्तु में कोई धातु है जिसको हम गर्म कर दें और उससे हम पतली तार खींच सकते हैं, कई किलोमीटर, कई लाखों किलोमीटर तक खींच सकता है, ठीक है। जैसे कोई सोना का चीज ले लो, धातु है ना, उसको गर्म करो और उसको खींचते रहोगे, ऐसे पतला पतला धागे की तरह निकलता रहेगा। तो ये जो गुण है ये क्या कहलाता है? तन्यता कहलाती है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। आघातवर्धिता क्या होती है? धातुओं का वह गुण जो उन्हें पीटे जाने पर बिना तोड़े पतली चादर में परिवर्तित हो जाती है। इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? आघातवर्धिता कहते हैं, ठीक है। आघातवर्धिता धातु का एक विशिष्ट भौतिक गुणधर्म है। सोना, चांदी सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु हैं। एल्यूमिनियम तथा कॉपर भी उच्च आघातवर्धनीय धातु होती हैं, ठीक है। और तन्यता क्या होती है? वे धातुएं जिनसे अत्यंत पतले तार खींचे जा सकते हैं तन्यत कहलाती है, और इस गुणधर्म को हम तन्यता कहते हैं। तन्यता धातु का एक विशिष्ट गुणधर्म है। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है, सोना सबसे ज्यादा सर्वाधिक तन्य धातु है, बहुत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक से आप क्या समझते हैं? आयनिक यौगिक को गलनांक उच्च क्यों होता है? ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, ये सब पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं? किसी परमाणु से किसी दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण द्वारा बनने वाले आयनिक बंध युक्त यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, Na का क्या होता है? 11, तो 2 8 1, ठीक है, 2 8 1, यानी कि Na पर जो चार्ज होता है वो 1 पॉजिटिव रहता है। और क्लोरीन का होता है 17, 2 8 7, इसमें 1 की कमी है तो इसको लिखा जाता है Cl नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव, एक कमी है। देखो अगर मैं इसको दिखाऊं, सोडियम बाहरी कक्ष में, क्लोरीन बाहरी कक्ष में 7, 3 4 5 6 7, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? अदला बदली हुई पूरा। तो ये क्या है? हमारे आयनिक यौगिक है। एक धातु इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाता है, एक धातु इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनाता है? धनायन बनाता है। और एक धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है? ऋणायन बनाता है। तो देने की क्षमता पॉजिटिव में होती है, लेने की क्षमता नेगेटिव में होती है। आराम से बन गया, समझ में आ गया होगा, है ना, सिंपल। कह रहे धातु मल किसे कहते हैं? धातु मल बोले तो अशुद्धि, मल अशुद्धि, ठीक है। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की गालक से क्रिया के फलस्वरूप बने गलनीय पदार्थ को धातु मल कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की गालक से क्रिया करके जो गलनीय पदार्थ बनता है उसको हम धातु मल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हमारे पास एक गालक है। गालक क्या है? गालक क्या होता है? जो गलाने में मदद करता है, उसे हम गालक कहते हैं। क्षारीय गालक है MgCO3, उस पर मैंने क्या मिला दिया? अशुद्धि मिला दी SiO2, तो ये इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? MgSiO3 बनाएगा। ये हमारा धातु मल है जो नीचे बैठा रहता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा जो हवा में उड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं बड़े नंबर के प्रश्न है अब, ठीक है। हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। हर साल एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। देखो ये सक्रियता श्रेणी है, कैटरीना कैफ वाला मैंने एक वीडियो बना रखा था, इस पर याद करने का ट्रिक बना रखा था, ठीक है। अगर आप धातुओं की सक्रियता श्रेणी टॉपिक सिर्फ लिखोगे तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, उस पर मैंने इसको डिटेल में समझा रखा है और इसको याद करने का ट्रिक भी बता रखा है। प्लीज उस वीडियो जरूर देखना। कैटरीना कैफ करके नियम होगा, शॉर्टकट, अभी यहाँ नहीं बताऊंगा लेकिन उस वीडियो में जरूर बता रखा है। तो देखो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व क्या होती है? हमारी पोटेशियम होती है, फिर उसके नीचे सोडियम होता है, और फिर उसके नीचे कैल्शियम होता है, फिर उसके नीचे मैग्नीशियम होता है। और इसको याद करना बहुत जरूरी है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाते हैं।
उसके नीचे फिर एल्यूमिनियम होता है, फिर जिंक होता है, उसके नीचे आयरन होता है, फिर उसके नीचे लेड होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर होता है, फिर उसके नीचे पारा होता है, फिर उसके नीचे चांदी होती है और उसके नीचे फिर सोना होता है। सबसे कम क्रियाशील तत्व क्या है? सोना है। और सबसे अधिक क्रियाशील तत्व क्या है? पोटेशियम है। ठीक है, तो क्या होता है सक्रियता श्रेणी? धातुओं की सक्रियता श्रेणी धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में देखो, ठीक है, व्यवस्थित करने वाली एक सूची है। यह सूची धातुओं की ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों के विलयनों में हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करने की क्षमता के आधार पर बनाई गई है। यह होती है आपकी धातु की सक्रियता श्रेणी। यह श्रेणी भी एग्जाम में जरूर लिखनी है, तो याद तो करना ही पड़ेगा। धातु की सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील होती है जो कि है पोटेशियम, और सबसे कम क्रियाशील है आपका सोना, Au। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी का अनुप्रयोग क्या है? धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के संरक्षण में। कैसे? देखिए, धातुओं की सक्रियता श्रेणी का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के लवण के विलयन से उस धातु को विस्थापित कर देती है। ठीक है, धातु निष्कर्षण में होता है, कोई धातु को मुझे निष्कर्षण करना है तो उससे ऊपर जो बैठा हुआ है अगर उसमें मैं मिला देता हूं तो मैं आराम से निष्कर्षण कर सकता हूं। जैसे देखिए, ये जिंक है और ये मेरे FeSO4 है, Fe फेरस सल्फेट है। जैसे अभी क्या करेगा, फेरस से ऊपर क्या Zn है तो Fe की जगह पे आ जाएगा, जिंक सल्फेट बना देगा और बेचारा Fe अलग मिल जाएगा हमें। ठीक है, लोहा हमें अलग मिल जाएगा। तो फेरस सल्फेट से हमने लोहा निकाल दिया बड़े आराम से इस विधि से। ठीक है, ये होता है धातु का निष्कर्षण। धातु के संरक्षण में भी इसका उपयोग ही है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी का उपयोग धातुओं के संरक्षण में भी किया जाता है। कैसे? कम अभिक्रियाशील धातुओं का उपयोग अधिक अभिक्रियाशील धातुओं को संरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। आप कहोगे सर कैसे? देखो, उदाहरण के लिए लोहे को जंग से बचाने के लिए इसे जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जस्ता लोहे से कम अभिक्रियाशील होता है, लोहा ज्यादा क्रियाशील है। तुम्हें अगर किसी को प्रोटेक्ट करना है जो कम क्रियाशील है ना, उसके ऊपर वो लेप चढ़ा दो, तो उसके ऊपर वो लेप चढ़ गई और वो कम क्रियाशील है, वो उसको टच करने ही नहीं देगा, वो अभिक्रिया ही नहीं करेगा, तो नीचे वाला जो धातु है सुरक्षित रहेगा। तो इस तरीके से इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये इसकी अभिक्रिया है। ये लोहा है, इस पे हमने क्या चलाया है? ये सतह लेपन किया है। ये सतह लेपन किया तो Zn के साथ ये क्या बन गया? FeSO4 बन गया और Zn हमारा सुरक्षित रहा। क्वेश्चन क्या है कि एंटीमनी क्या है? ठीक है, एंटीमनी क्या है ये आपको बताना है। तो एंटीमनी जो बच्चों हमारा एक उपधातु है। एंटीमनी क्या होता है? हमारा एक उपधातु होता है। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, कोशिश करना है कि इनका आंसर आप भी कमेंट सेक्शन में दो, तो आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, अधातु क्या है? पोटेशियम, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम या सोडियम? तो जो फ्लोरीन होता है, ठीक है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, पहली कक्षा में 2, बाहर है आपका 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? अधातु होता है। ठीक है, सोडियम का क्या होता है? 11, 2, 8, 1, बाहरी कक्षा में ए है, 1 इलेक्ट्रॉन होने पे वो धातु होता है। एल्यूमिनियम 2, 8, 3, 1, 2, 3 बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो वो क्या होता है? धातु होता है। पोटेशियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका भी बाहरी कक्षा में 2 आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, अगर बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 आते हैं ना, तो वो होता है धातु। नेक्स्ट कह रहे हैं अगाध वर्धनीयता प्रतिशत क्या होता है? अगाध वर्धनीयता क्या होती है? जिसको हम पीटते हैं तो भंगुर नहीं होते, एकदम चपटा होकर चादर के रूप में फैल जाती है, तो उसे हम अगाध वर्धनीय कहते हैं। तो तांबा हमारा प्रदर्शित करेगा अगाध वर्धनीयता को। कौन प्रदर्शित करेगा? तांबा। नेक्स्ट, धातु क्या है? ठीक है, बोरोन, लिथियम, सिलिकॉन या फिर कार्बन? तो जो हमारा लिथियम है जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, पहले कक्ष में 2 और बाहरी कक्ष में 1। अगर बाहरी कक्ष में 1, 2 या 3 होता है, 2 क्या होता है? वो आपका धातु होता है। कह रहे हैं ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है डैश। तो जिंक जब ठंडे तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, जिंक ठंडे तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। और ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ
सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस फिर निकाल देती है सामान्य ताप पर ही। तो जो सोडियम है बच्चों, सोडियम और जो कैल्शियम है, ये ऐसे दो धातु हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी अभिक्रिया कर लेती है और क्या निकालती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार 2 साल पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। तो ये जो आपका के है, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन गैस के साथ पोटेशियम जो है ना बच्चों, अभिक्रिया करके क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन का परत चढ़ाना क्या कहलाता है। एल्यूमिनियम की सतह पर अगर हम ऑक्सीकरण कराएंगे ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, एनोडिंग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एनोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है। क्योंकि टिन की जो अपेक्षा है ना, जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, और अगर कोई चीज अधिक अभिक्रियाशील है तो फट से अभिक्रिया करके क्या बना लेगी, कुछ ना कुछ बना लेगी। इसी वजह से हम किसका प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थों में, जिंक की बजाय टिन का लेप चढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अभिक्रिया कर लेती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। ठीक, कौन सी धातु, जो कॉपर धातु है ना, ये अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती है। कौन सा धातु, कॉपर धातु। वैसे धातु का गुण क्या होता है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है, लेकिन कॉपर एक ऐसी धातु है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो मैग्नीशियम भी करती है और जिंक भी करती है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगी, हाइड्रोजन को मुक्त करेगी, बाकी ये 3 नहीं करती। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निकालती है। तो जो जस्ता Zn क्रिया करके कौन सा धातु निकालती है, कौन सा गैस निकालती है, हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस ही निकालेगा। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः इतने 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 हैं, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व क्या होगा, जिसका मान माइनस में सबसे ज्यादा होगा वो होगा। तो माइनस में सबसे ज्यादा इसका मान है, तो ये सबसे ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो 98% होता है, 2% इसमें अशुद्धि होती है, इसीलिए इसको फफोलेदार तांबा कहते हैं, क्योंकि इसमें 2% अशुद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फफोलेदार कॉपर है क्या। वो जिसमें 2% अशुद्धियां पाई जाती है ना, उसको हम फफोलेदार कॉपर कहते हैं। नेक्स्ट, मैट में मुख्यतः क्या होता है। तो मैट में मुख्यतः CuS और FeS का मिक्सचर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, जो बच्चों नहीं आता है रट दो, 1 नंबर में है और आ सकता है एग्जाम में, तो रट लो। ठीक है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और मैं बाकी टीचर की तरह 4 ऑप्शन पढ़ के आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, वीडियो को वन शॉट के हिसाब से ही ट्रीट कर रहा हूँ। ये नहीं कि बाकी टीचर की तरह आएंगे 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, यहाँ पर टाइमर लगा रहेगा, आप लोग देखते रहोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, वो फिर एक आंसर बोलेगा, फिर 2 मिनट लगाएगा, फिर एक बोलेगा। ऐसा टीचर मैं बिल्कुल नहीं हूँ, टू द पॉइंट बात करता हूँ। ठीक है बच्चों, सबसे अनमोल चीज है समय। अगला क्वेश्चन है, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये होता है Cu2S, इसे हम ताम्र ग्लांस कहते हैं। नेक्स्ट, परावर्तनी भट्टी का उपयोग कहाँ पर होता है। तो इसका उपयोग होता है निस्तापन अभिक्रिया में। वर्जन निस्तापन प्रकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल एग्जाम में आते हैं। मुद्रा मिश्र धातु किस चीज का है। तो मुद्रा मिश्र धातु है, कॉपर होता है उसमें Sn होता है और P होता है, 3 धातु का मिक्सचर होता है। ठीक है, वो होती है मुद्रा मिश्र धातु। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है। तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है Ca3PO4 का ट्वाइस, ये हमारा कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। नेक्स्ट, पीतल क्या है। पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है बच्चों, मिश्र धातु। कमेंट करके बताइए पीतल किन 2 धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, जानना चाहता हूं। नेक्स्ट, जर्मन क्या है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। तो देखो Ag, ठीक है, ये नहीं होता है। कॉपर होता है, जिंक होता है, निकल होता है, वो नहीं होता है। निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है। ऊष्मा की कुचालक है सोडियम,
बाकी पारा सुचालक है, सीसा सुचालक है, लोहा सुचालक है, ये गर्म हो जाती है, हीट करती है, लेकिन सोडियम हीट नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया मतलब विस्थापित कर देता है। तो अब सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु, देखो जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ कॉपर धातु आता है तो सिल्वर की जगह पर कॉपर आ जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और जो कॉपर है ये अभिक्रिया करके, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं और उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। शुद्ध वायु क्या है? शुद्ध वायु एक समांगी मिश्रण है, किसका? OO का, O2 शुद्ध वायु। कह रहे सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु क्या है? तो जो ब्रोमीन धातु है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। सामान्य ताप और दाब में ये जो अधातु है ब्रोमीन, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। कह रहे तांबे के दो मुख्य अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। कॉपर पाइराइट से तांबे के निष्कर्षण की विधि को मुख्य पदों व समीकरण सहित समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा गया है लेकिन कुछ सालों से नहीं आया है, तो इस साल बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तांबे के जो दो मुख्य अयस्कों के नाम है वो एक तो है क्यूपराइट, जिसका सूत्र होता है CU2O, इसको कहा जाता है क्यूपराइट, और दूसरा होता है मैलेकाइट, CuCO3.COOH का होल ट्वाइस। कॉपर पाइराइट से तांबे के निष्कर्षण की विधि क्या है? तो ये देखो कॉपर पाइराइट से तांबे के निष्कर्षण की विधि को हम निम्नलिखित पदों में बांट सकते हैं। सबसे पहले होता है सांद्रण, उसके बाद होता है भर्जन, उसके बाद होता है प्रगलन, बहुत ही लंबी चौड़ी विधि है, फिर द्रवीकरण होता है, फिर शोधन होता है, तब जाके हमें मिलती है, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, और ये बड़े नंबर में ही आता है, ठीक है। और पिछले कई सालों से नहीं भी आ रहा है तो उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सिलेबस में इस चीज़ को नहीं लिया जा रहा है, बाकी प्रश्नों को लिया जा रहा है, पिछले 5 साल से नहीं आया है। तो क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, कॉपर पाइरेट अयस्क को बारीक पीस कर इसे जल और फिन प्लवन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है, ठीक है। यहां से यहां तक लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, भर्जन करते हैं, जो भी हमें अयस्क मिलेगा सांद्रित अयस्क को भट्टी में भर्जित किया जाता है। इस प्रक्रिया में अयस्क में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसें निकल जाती हैं और क्यूप्रस ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन को याद कर लीजिए, कॉपर ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। फिर हमें क्या करना होता है, प्रगलन करना होता है। जो भी भर्जित अयस्क आपको मिला है, भर्जित अयस्क को वायु की अधिकता में भट्टी में प्रगलित किया जाता है और इस प्रक्रिया में क्यूप्रस ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड अपचयित होकर क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन का निर्माण करती है। ये रिएक्शन आपको लिखना है, क्यूप्रस ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड का निर्माण करती है, और इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। ये रिएक्शन आपको लिखनी है। फिर क्या होता है, द्रवीकरण होता है। जो भी आपको अयस्क मिला है, प्रगलित अयस्क को द्रवीकरण भट्टी में पिघलाया जाता है। इस प्रक्रिया में क्यूप्रस सल्फाइड द्रव अवस्था में आ जाता है, जबकि आयरन और अन्य अशुद्धियां ठोस अवस्था में रह जाती हैं। फिर इसका शोधन किया जाता है, ठीक है। द्रव अवस्था में उपस्थित क्यूप्रस सल्फाइड को एक विद्युत अपघटनी सेल में शोधित किया जाता है और इस प्रक्रिया में क्यूप्रस सल्फाइड का अपघटन होकर कॉपर प्राप्त होता है। इस तरीके से हमें सारा मटेरियल मिलता है। तो ये विधि है, पिछले कई सालों से नहीं आया, तो इस साल भी शायद नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि बाकी चीज आ जाती ना, भर्जन स्थापन ये बार बार आते हैं, तो इसलिए इसको नहीं दिया जा रहा है, बट एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग दीजिए। मिश्र धातु क्या होता है, दो या दो से ज्यादा अधिक धातु को मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है। तो मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातुओं का एक संयोजन होता है जो पिघली हुई दशा में एक दूसरे से पूर्ण रूप से घुली रहती हैं और ठोस होने पर स्पष्ट परतों में अलग अलग नहीं होती। कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातु का नाम क्या है? एक तो ब्रॉन्ज है और एक है पीतल। ब्रॉन्ज कैसे बनता है? ब्रॉन्ज में 80% तांबा होता है और 20% आपका जस्ता होता है। इसका उपयोग होता है मूर्ति कला में, संगीत के वाद्य यंत्र बनाने में, हथियार बनाने में, बंदूक आदि के निर्माण में होता है इसका उपयोग। इसका ब्रॉन्ज का जो पीतल है, पीतल में 60% आपका तांबा होता है और 40% आपका जस्ता होता है।
इसका उपयोग बर्तन बनाने में, गहने बनाने में, खिलौने बनाने में, मशीनरी के पुर्जे बनाने में किया जाता है। ये इसका उपयोग है। सिंपल सा प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आ जाता है। इसके अतिरिक्त देखो, कांच से बनता है। कांच से कैसे बनता है? तांबा 80% होता है, टिन 20% होता है। निकिल कैसे बनता है? निकिल तांबा, तांबा 80% होता है, निकिल 20% होता है। एल्यूमिनियम तांबा, जिसमें 80% एल्यूमिनियम होता है, सॉरी तांबा होता है, और 20% एल्यूमिनियम होता है। बेसमार्क कैसे बनता है? 80% तांबा होता है, बेरियम 10% होता है, और टाइटेनियम 10% होता है। ठीक है। कॉपर की मिश्र धातुओं में तांबे के गुणों के अतिरिक्त अन्य धातु के गुण भी होते हैं। यह मिश्र धातुओं को अधिक कठोर, मजबूत, टिकाऊ और अन्य विशेष गुणों वाले बनाते हैं। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा, इसको भी पढ़ लेना। तो आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको जो भी क्वेश्चन बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी समझाने वाली वीडियो भी वन शॉट बना रखी है, एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर भी करा रखे हैं। उसके साथ साथ अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और मेरा दावा है कि आपके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी प्रश्न इसी वीडियो से ही आएंगे। अगर आपको बिलीव नहीं होता है, आप बोर्ड एग्जाम दे के आना, और सारे प्रश्न इस वीडियो से ही आपको देखने को मिलेंगे। नहीं पढ़ोगे, इसमें तेरा घाटा। ठीक है। हमारा, सॉरी बच्चों, मजाक कर रहा था। हमारा बहुत कुछ ज़्यादा है, कोई बोलता नहीं, लेकिन हमारा बहुत कुछ ज़्यादा। हमें भी आपके सपोर्ट की, हमें आपके प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है। फन वे में बोला था, दिल पे मत लेना। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। बाकी डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। और नेक्स्ट वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4 वन शॉट वीडियो आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।